बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान में निज़ामे अदल पर बहुत से कॉलम नवीसों ने कॉलम्स भी लिखे, उस पर क्रिटिसाइज़ भी किया, उसको तनकीद की जद में भी लाए। और कॉलम नवीसों के अगर आप कॉलम्स का कंपैरिजन कर लें तो ये बात कहने में कोई दो राय नहीं है कि निज़ामे अदल पाकिस्तान में दो मुख्तलिफ नौइयत का है। ये दो मुख्तलिफ नौइयत का मैं लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक जानिब निज़ाम अदल एक 60 अरब रुपए की करप्शन करने वाले शख्स के लिए मुख्तलिफ है, और वो लोग जो 2 साल से जेलों में हैं, जो 2.5 साल से जेलों में हैं, उनके लिए निज़ाम अदल मुख्तलिफ है। अब इमरान खान साहब को बुलाकर अगर कहा जाए कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई और आपको देखकर इसलिए खुशी हुई कि आप बड़े पॉपुलर लीडर हैं, तो सर ये भी देखा जाता कि इमरान खान साहब के ऊपर जो चार्जेस हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो 60 अरब रुपए की चोरी उन्होंने की, जिस अलकादी ट्रस्ट करप्शन केस में नैब को वो मतलूब थे, नैब ने उनको हिरासत में लिया और दौरान रिमांड, ये भी वैसे पाकिस्तान में एक कानून बन गया कि अभी एक मुलजम का रिमांड मंजूर हुआ है और उसको अदालत कह रही है कि इसकी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। तो ये बहुत इज्जत और बड़े एहतराम के साथ इस अदालत से इख्तलाफ करते हुए कि ये अदालत ने अगर कानून के मियार दो मुख्तलिफ मियार रखे हुए हैं तो सर फिर निज़ाम अदल पर से लोगों का एतबार उठ जाएगा, बल्कि उठ चुका है। अब ये कहें कि उठ चुका है। अब पाकिस्तान में निज़ाम अदल की मिसाल आप ऐसे समझ लें कि एक सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था कि पंजाब में इलेक्शंस 14 मई को होने चाहिए। वो ऑर्डर कहाँ पर है किसी को कुछ नहीं पता। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि गुलाम महमूद डोगर का तबादला रोक दिया जाए। वो ऑर्डर किसी ने कबूल किया? किसी ने कबूल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में नैब कवानीन तरमीम केस की समात और वही नैब कवानीन जो हैं उसमें अमेंडमेंट हुई, उसमें तरमीम हुई, वो ऑर्डर कहाँ पर है किसी को कुछ पता नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बादी नज़र में अपने खुद के फैसलों की खिलाफ वर्जी हैं। आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट ठीक है, एक मोअज़्ज़ज़ अदालत है, एक ऑनरेबल कोर्ट है, ऑनरेबल जजेस हैं, लेकिन ऑनरेबल जजेस जिस कुर्सी पर, जिस मनसब पर बैठे हैं, उन्होंने उस कुर्सी और मनसब के तकद्दुस का भी ख्याल रखना है। जिस मनसब पर और जिस कुर्सी पर वो फायज हैं, उस कुर्सी की उन्होंने लाज रखनी है। जजेस ने निज़ाम अदल में फैसले आइन और कानून के मुताबिक करने हैं, किसी की शख्सियत को देखकर नहीं करने। ये देखकर नहीं कहना कि जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई तो लिहाजा जी आपके हक में फैसला दे दिया, ऐसे नहीं हो सकता। अब मैं आता हूँ जी असल पॉइंट की तरफ कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो धरना हुआ था और आपने देखा कि जिस तरह से मरीम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी एग्रेसिव स्पीच की और उसमें निज़ाम अदल से मुतल्लिक जो उन्होंने पॉइंट्स उठाए, ठीक है, मुस्तकबिल में इसका इतलाक होना चाहिए और देखना चाहिए इन चीज़ों को। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अदलिया को भी अपनी हदूद का ख्याल रखना चाहिए, पार्लियामेंट को भी रखना चाहिए और अदलिया को भी रखना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के ऊपर जो रेफरेंस से मुतल्लिक खबर आई, जिस पर मैंने व्लॉग भी किया कि वफाकी हुकूमत ने उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तैयारी कर ली है और इस हवाले से जो है वो तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं। और जब वो इन प्रोसेस ये जो केस चल रहा है कि जब ये कंप्लीट हो जाएगा, जब ये स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ साहब ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेंगे तो एक नया जो है वो क्राइसिस खड़ा हो जाएगा, अदालती बहरान आ जाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए, अब आप ये कहें कि मुकम्मल तौर पर वो कंट्रोल कैसे हो सकते हैं? देखें, पार्लियामेंट ने एक फैसला किया है कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने के लिए, उनके इख्तियारात को कम करने के लिए अब पार्लियामेंट एक बिल ला रही है जी, तौहीन पार्लियामेंट का। जो पार्लियामेंट की तौहीन करेगा, देखें जो अदालती फैसले आएंगे वो पार्लियामेंट कहेगी कि जी ये अदालती फैसले बादी नज़र में पार्लियामेंट की तौहीन है, लिहाजा जी तौहीन अदालत पर इतनी सज़ा होगी। तो जो सज़ा होगी उसके मुताबिक फिर आपको भी पता क्या होगा। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो अपने दिए गए फैसलों से खुद बंद गली में दाखिल हो चुके हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो उस वक्त फुल कोर्ट बना देते और वो फुल कोर्ट बनाकर तमाम जजेस से मुशावरत करते और फुल कोर्ट में ही चीफ जस्टिस साहब को देखें, उनके मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि चीफ जस्टिस साहब के पास वो
अक्सरियत नहीं है या वो मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उसका तरीकाकार भी वाज़ेह है, वो किस तरह से होनी है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाएगा, उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी है। 15 जजेस हैं, 2 जजेस की अपॉइंटमेंट होनी है। जस्टिस कैसरा रशीद हैं पेशावर हाई कोर्ट से और जस्टिस अहमद अली शेख हैं सिंध हाई कोर्ट से। दोनों जजेस के नाम भेजे गए हैं, दोनों जजेस के नाम अप्रूव्ड हो जाएंगे, दोनों जजेस तैनात हो जाएंगे। तो 17 जजेस बाद में भी तो होने ही है ना। तो अभी भी 15 जजेस हैं, उनमें से 8 जजेस उमर अताब बंदयाल साहब के साथ हैं, 7 जजेस दूसरी जानिब हैं। तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि चीफ जस्टिस साहब अगर फुल कोर्ट बना देते तो फुल कोर्ट में शायद ये प्रॉब्लम ना खड़ा होता। फुल कोर्ट में शायद हुकूमत इस तरह से रिएक्ट ना करती कि फुल कोर्ट बना दिया जाता और चीफ जस्टिस साहब उस वक्त फुल कोर्ट बनाकर ये मामला इंतखाबात से मुतल्लिक ये केस जो है वो फुल कोर्ट को भेज देते और उसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को ना बिठाते, क्योंकि उनके खिलाफ तो ऑलरेडी रेफरेंस है और उनके खिलाफ कोई एक रेफरेंस नहीं है, कोई 5 से 6 रेफरेंसेस उनके खिलाफ फाइल हुए हैं। तो अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि पंजाब में इंतखाबात केस जो हैं उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए और जिस तरह से उन्होंने इसके ऊपर रिएक्ट किया और वो बार बार एक ही बात दोहराई जा रहे थे चीफ जस्टिस साहब के, जी मुज़ाकरात कर लें, मुज़ाकरात कर लें। देखें इतने जो है ना गंभीर हालात में, इतने आप समझ लें कि नाजुक हालात में मुज़ाकरात नहीं हो सकते। इम्पॉसिबल है कि हुकूमत जो इस वक्त ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की मुखालिफ है, इदारे जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ शदीद गम और गुस्से से भरे हुए हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ऐसे मौके पर इंतखाबात में इंतखाबात केस से मुतल्लिक समात के दौरान ये बात करेंगे जी आप दोनों फरीकैन मुज़ाकरात कर लें। चीफ जस्टिस साहब ने पंजाब में इंतखाबात केस की जो समात की 3 रुकनी बेंच की वो सरबराही कर रहे थे और उन्होंने इस दौरान जो रिमार्क्स दिए, मैं मरियम और मौलाना साहब के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं ये बात कर लूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी मुज़ाकरात पर हम इसरार कर रहे हैं, फरीकैन मुज़ाकरात करें, वफाकी हुकूमत बेबस है, मुल्की इदारे और असासों को जलाया जा रहा है। चलें बहुत अच्छा हुआ चीफ जस्टिस साहब को ये भी ख्याल आया। और फिर वो कहते हैं कि इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद हैं, क्यों ना समात अगले हफ्ते मंगल तक मुलतवी कर दें। मेरे और ब्रदर जजेस के ख्याल में इस वक्त लोगों की जानें ज़ाया हो रही हैं, मुज़ाकरात क्यों नहीं शुरू हो सके, आइन पर अमल दरामद लाजमी है, समात आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। अब ये वही बातें हैं जो चीफ जस्टिस साहब ने पहले की हैं और इन बातों को अब हुकूमत तस्लीम नहीं कर सकती, क्योंकि बात इससे बहुत आगे निकल चुकी है, बात रेफरेंस तक जा चुकी है। और वो इसलिए कि इमरान खान साहब जिस केस में गिरफ्तार हुए, उस केस में इमरान खान साहब को अलकादे ट्रस्ट करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया और चीफ जस्टिस साहब उनको बुलाकर अदालत में कह रहे हैं आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तो सर जब आप 60 अरब रुपए चोरी करने वाले मुलजम को अदालत में कटहरे में, कानून के कटहरे में खड़ा करके कहेंगे कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई, तो सर फिर वो जो बाकी मुलजम अदालतों में आते हैं, पेशियां भुगतते हैं, जिनको कड़ियाँ लगी होती हैं, जिन्होंने किसी ने अगवा बुराए तावान के नाम पर कत्ल कोई बता लिया, किसी ने कत्ल किया, कोई मुलजम है, कोई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जा रहा है, फिर वो भी कहेंगे कि हमारे साथ यही रवैया रखा जाए। और जज साहब जो हैं, जो भी जज होंगे, वो उनको यही कहा जाएगा कि जी आप भी मुलजम को देखकर कहेंगे जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तो ये खुशी उस वक्त क्यों नहीं हुई जब उस वक्त की ऑपोजिशन को, जो आज हुकूमत में बैठी है, जब वो 2-2, 3-3 साल की जेलें भुगत रहे थे, तब देखकर खुशी क्यों नहीं हुई? सवाल तो ये बनता है। तब इज्जत माफ चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब आई थिंक 3-4 नंबर के जज थे सुप्रीम कोर्ट में। मुझे ये याद है जस्टिस गुलजार साहब थे, जस्टिस गुलजार से पहले आई थिंक वो आसिफ सईद खोसा साहब बने थे, आसिफ सईद खोसा, फिर जस्टिस गुलजार, साकिब निसार, उमर अताब बंदयाल। तो जो रवायत चल पड़ी है, देखें हम पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री को अगर उठाकर देखें तो मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, 2017 से लेकर ऑनवर्ड 2023 तक जिस तरह से पाकिस्तान के अदालती मामला चल रहे हैं, इस पर एक पाकिस्तानी को बड़ी गहरी तशवीश है। ये बड़ी गहरी तशवीश है कि जब आप जूनियर जजेस को बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करेंगे, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को आपने अपॉइंट किया, उसकी आपने सूरत हाल भी देखी और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से
अदालतों पर तनकीद हुई। जस्टिस आयशा मलिक जिनका नाम रिजेक्ट हुआ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत एहतराम के साथ अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाहौर हाई कोर्ट की बड़ी क्रेडिबल जज रही। ख़वातीन से मुतल्लिक, वुमेंस से मुतल्लिक उन्होंने बड़े दबंग फैसले दिए। उसके ऊपर भी देखें जिस तरह से रिएक्ट किया गया। फिर इसी तरह जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो सिंध हाई कोर्ट से आए, उनको भी जूनियर जज के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर जिन्होंने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक एक फैसला दिया, जिस पर अब तक पाकिस्तान में लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, वो सिंध हाई कोर्ट से बतौर जूनियर जज सुप्रीम कोर्ट में लाए गए और साकिब निसार साहब ने उनसे हलफ लिया। तो सर, जब इस तरह से रवायत चल पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजेस को लाया जाएगा, बिल्कुल ऐसे जिस तरह आर्मी में 5वें रैंक के बंदे को उठा के आर्मी चीफ लगा दिया जाए, और सिर्फ इसलिए कि जी नून लीग की बड़ा ब्लंडर था नून लीग का, मैं ये मुंह पे कहता हूँ कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब को ये सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे कि बाजवा बड़ा जमहूरियत पसंद बंदा है यार, बड़ी जमहूरियत के हक में बड़ी बातें करता है, और ये 5वें रैंक का बंदा जो कोर कमांडर भी था, आई थिंक गुजरांवाला थे ये कोर कमांडर, ये कोर कमांड कर रहे थे गुजरांवाला की, तो इनको उठाकर 5वें रैंक के बंदे को उठाकर आप आर्मी चीफ लगा देंगे, तो सर फिर उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान का जो खाना खराब हुआ, सवा सत्यानाश हुआ, बेड़ा गर्क हुआ, पाकिस्तान पर जो लान तान हुई, जमहूरियत को, इलेक्शंस को किस तरह से रिक्ट किया गया, आरटीएस बैठा, इमरान खान को कौन लेकर आया, इस मुल्क का खाना किसने ख़राब किया, महंगाई जो आज पाकिस्तान जो है वो उन गरीब तरीन ममालिक में आ गया है कि उन गरीब तरीन ममालिक की लिस्ट में आते ही पाकिस्तान के हमसाया ममालिक सर पकड़ कर बैठ गए कि पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो इमरान खान को लाने के नतायज हमारी कौम भुगत रही है वो अब तक भुगत रही है, और बाजवा साहब को लोग बदुआएं दे रहे हैं हाथ उठा उठा के, झोलियां भर भर के, सिर्फ बाजवा साहब नहीं बल्कि फैज़ हमीद साहब को भी। तो खैर मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि असल पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। तो पीडीएम की क़यादत ने जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर धरना दिया, ये धरना देने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो निज़ाम अदल है जिसके अंदर बड़े आप समझ लें कि नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो रेज किए गए और दिखाया गया कि निज़ाम अदल इस वक्त दोनों साइड्स पर, दोनों पलड़ों के मुताबिक देखा जाए तो दोनों पलड़ों के मुताबिक बराबर नहीं है। एक जानिब मुलजम के लिए निज़ाम अदल इस तरह से है और दूसरे जो बेगुनाह लोग हैं उनके लिए नीचे है। मुलजम के लिए ऊपर है और दीगर जो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं उनके लिए नीचे है। उनको जी इंसाफ नहीं मिल सकता, मुलजम को इंसाफ मिल सकता। मुलजम को कहा जा रहा है कि जी तुसी घर जाओ, तुसी रेस्ट करो, गपशप लाओ, चाह शाह पीवो, खाना शाना खाओ तो तुसी टुर जाओ घर, बस ये कहा जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने जी खिताब किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर जो पीडीएम का धरना था उस धरने से खिताब करते हुए मरियम नवाज साहिबा ने फरमाया कि लोग अदलिया का एहतराम करते हैं, हम आइन को बनाने वाले लोग हैं, आज आइन और कानून पर चलने वाले जजेस की नहीं बल्कि इमरान खान के सहूलतकारी करने वाले इमरानदारों की बात होगी। कुछ सहूलतकार आइन और कानून और इंसाफ का खून करने में मसरूफ़ हैं। 60 अरब रुपए चोरी करने के इल्ज़ाम में एक मुलज़म इमरान खान को देखकर चीफ जस्टिस कहते हैं कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई। इस मुल्क में 4 बार आमरीत आई, क्या इस इमारत ने, सुप्रीम कोर्ट को वो मुखातिब करते कह रही हैं कि क्या इस इमारत ने एक बार भी आमिर को घर भेजा? इसी इमारत से जुडिशल मार्शल लॉ का आगाज़ हुआ, इसी इमारत से जुडिशल मार्शल लॉ लगा। हम जजेस और अदलिया की इज्जत करते हैं, यहाँ एहतजाज नहीं करना चाहते। इमरान खान को तोशाखाना केस में ज़मानत मिल गई, मैंने 4 साल जुल्म बर्दाश्त किया। बुशरा बीबी को अदालत बुलाएं तो कहते हैं कि जी घरेलू खातून है। जब तुम इक़्तिदार में थे दूसरों की बेटियां धक्के खाती थीं, आपके घर की औरतों की इज्जत है दूसरों की नहीं। 4-3 के फैसले को 3-2 से बदल दिया गया, हम अक़लियती फैसला क्यों माने? अलबत्ता आज साकिब निसार मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। चीफ जस्टिस इज्जत से इस्तीफ़ा दें, शराफत से इस्तीफ़ा देकर घर चले जाएं, वरना कौम इनको कटहरे में खड़ा करने वाली है। फजलुर रहमान साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा कि मुल्क में मौजूदा बहरान इंजीनियर्ड फैसलों से है, मुख्तसर टोला पाकिस्तान के अवाम की तौहीन कर रहे हैं। फैसला सामने आने वाली बिल्डिंग के कुछ लोग नहीं बल्कि अवाम करेंगे। अदालतों के जानिबदार फैसले काबिल कबूल नहीं। आज इस्लामाबाद में अवाम की अदालत लगेगी, किसी
को आइन तोड़ने की इजाज़त नहीं, अब फैसला पाकिस्तान की अवाम करेगी। सियासत करना सियासतदानों का काम है। इस्लाम ने अदल इंसाफ का हुक्म दिया, हम सुप्रीम कोर्ट की हिफाजत करेंगे। जानिबदार जजेस अपनी इज्जत को मजरू कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जानिबदार जजेस अपनी इज्जत को मजरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम अदलिया के वक़ार की बुलंदी चाहते हैं, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ की जगह नहीं मिलेगी। मैं चैलेंज करता हूँ चीफ जस्टिस साहब, आपने मिसकॉन्डक्ट की है। वज़ीर आज़म ने आइन और कानून की पासदारी की है। अगर हुकूमत पर नाजायज़ हाथ डालने की कोशिश की गई तो अवाम की पार्लियामेंट इसका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, मगर तुम्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ की जगह नहीं मिलेगी। चीफ जस्टिस को सियासत करने का बहुत शौक है तो इस्तीफ़ा देकर मैदान में आ जाए। धरना ख़त्म करने का ऐलान करते हैं, कारकुनान अपने घरों को चले जाएं, ज़रूरत पड़ी तो फिर बुलाएंगे। अब ये जो धरना था, इस धरने का मकसद ये नहीं था कि वहाँ पर चारपाइयाँ डा के बह जाओ, उत्थे मैटा बिछा के बह जाओ, खाना शाना खाओ, 10 दिन उधर ही स्टे करो। आप देख लेंगे ये जो धरना था ये बड़ा पुरअमन एहतजाज था। इसमें कोई एक जो है ना चीज़ को भी नहीं तोड़ा गया, कोई तोड़ फोड़ नहीं की गई, कोई पथराव नहीं हुआ, कोई शेलिंग नहीं हुई, बल्कि वो बड़े पुरअमन तरीके से मुजाहिरीन ने वहाँ पर बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो फोर्स है, इंसारुल इस्लाम साहब, इंसारुल इस्लाम जो है उसको जो तंबीह की गई थी, जो हदायत उसको जारी की गई थी, बिल्कुल एज इट इज़ वैसे काम हुआ। तो मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो स्पीच की है वो सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये जो निज़ाम अदल है ये इस वक्त बराबरी की सतह पर नहीं है। इस निज़ाम अदल को अगर इसकी जांच पड़ताल की जाए तो देखा जाए कि ये निज़ाम अदल इमरान खान के हक में है और हमारे खिलाफ है और हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मकसद सिर्फ यही था कि एक बार चीफ जस्टिस साहब को, दीगर जज साहिबान जो इस वक्त कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता और मैं बड़े जो है वो मोहतात अंदाज में बात कर रहा हूँ कि हुकूमत समझती है कि जो इमरान खान की सहूलतकारी करने वाले जजेस हैं, जो हुकूमत का अपना नैरेटिव है, और हुकूमत ये कहती है कि इमरान खान की सहूलतकारी करने वाले जो जजेस हैं वो इस वक्त आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो उनको दिखाने के लिए ये धरना दिया गया, ये प्रोटेस्ट किया गया। और इसका मकसद सिर्फ ये था कि निज़ाम अदल पाकिस्तान में बराबरी की सतह पर नज़र आए, और अगर वो नहीं आता तो फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं असी फिर आ जाएंगे। एडा कोई लंबा चौड़ा तो राह है नहीं कि असी दूरों आना है, असी पाकिस्तान तो ही आना ना। तो वो कह रहे हैं अपने कारकुनों को कि आप तैयार रहें, मैं आपको फिर अगर कॉल देता हूँ, एहतजाज की, प्रोटेस्ट की कॉल देता हूँ, तो आपने फिर तैयार हो जाना है और हमने फिर जाना है और फिर इस्लामाबाद जाकर जो है वो कटी कटा निकालना है। तो इसका मतलब ये है कि सर, अदालतों के साथ बहुत इज्जत और बड़े एहतराम के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल करते हुए बात कर रहा हूँ कि अदालतों को चाहिए कि वो चाहे नून लीग है, चाहे वो PTI है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो फजलुर रहमान साहब की जमात है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हक में फैसला ना दें, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें। उमर अता बंदियाल साहब का टेन्योर चुके आई थिंक कुछ 4 से 5 महीने रह गए, तो इन 4 से 5 महीनों में अगर वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि इलेक्शंस करवाएं, तो सर इलेक्शंस नहीं होने। इलेक्शंस उमर अता बंदियाल साहब के होते हुए नहीं होने। ये हुकूमत को ये बात बहुत अच्छे से इस बात का अदराक भी है और इस बात का इल्म भी है, और हुकूमत चूँकि ये खुद कह चुकी है कि पंजाब में इलेक्शंस करवाने का मकसद ये है कि जो दीगर सूबों में इलेक्शंस होंगे, जो बाकी 3 सूबों में होंगे, जो कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा उस पर असरअंदाज होगा ये सारा मामला कि सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस हो जाएं। और फिर हुकूमत ये भी कहती है कि सिर्फ पंजाब में ही इलेक्शंस क्यों हो, खैबर पख्तूनख्वा की भी तो असम्बली डिज़ोल्व हुई है, वहाँ पर अदालत हुक्म क्यों नहीं देती इलेक्शंस करवाने का। इसी तरह अगर आप एक सूबे को पकड़कर आप ये कहें कि जी आइन कहता है 90 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए, तो फिर सर आइन ये भी कहता है कि जो रिमेनिंग टेन्योर है उस रिमेनिंग टेन्योर का वेट कर लिया जाए। 4 से 5 महीने बाद चूंकि वैसे जनरल इलेक्शंस होने हैं तो एक ही साथ मुल्क में इलेक्शंस करवा दें। आप 21 अरब रुपया स्टेट बैंक बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को जारी कर दे, इलेक्शन कमीशन 21 अरब रुपया भी रख ले, उसके लिए टाइम फ्रेम भी ना हो, हल्का बंदियाँ होनी है, वोटर लिस्टें बननी है, मरदमशुमारी नए सिरे से होनी है, तो उसको कितना टाइम पीरियड लग जाएगा। अगर आप इसको कैलकुलेट कर लें तो 4 से 5 महीने कहीं भी नहीं गए। और फौरी तौर पर इंतखाबात का मकसद ये है कि जी आप एक सूबे के इलेक्शंस करवा रहे हैं और दीगर सूबों का बाद में और कौमी असम्बली का भी बाद में करवा रहे हैं, तो इससे तनाज़ात खड़े होंगे, इससे क्राइसिस डेवलप होगा, पाकिस्तान जो है उसमें क्राइसिस में इजाफा होगा।
तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन मरियम और मौलाना ने जो खड़ा किया, जो उन्होंने फटे चुके हैं, ये अभी शुरुआत है। आप देखेंगे इसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है, और अगर ये तसलसल इसी तरह बरकरार रहा तो फिर पार्लियामेंट कोई बहुत बड़ा फैसला करेगी जो चीफ जस्टिस साहब के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है। और आप ये कह लें कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं उनका ओहदा खतरे में पड़ सकता है। तो मैं सिर्फ इशारतन बात कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में आने वाले दिनों में बड़े अहम फैसले होंगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।